हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और प्यार से जिसे आप खली सर कहते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली प्लेटफॉर्म पे और शिखर 2.0 रीलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो उसी उत्साह के साथ भैया आज कौन सी बात करेंगे? आज ही बात करेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। तो कुछ मेथड्स हम पहले पढ़ चुके, 4 के बारे में बात कर चुके। आज टेलर साहब ने और जो टेक्निक्स दे रखी है थोड़ी उन बारे में बातचीत हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है भैया? साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। क्योंकि टेलर साहब ने बोला है काम करने का जो तरीका है वो साइंटिफिकली होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? साइंटिफिकली। मतलब आपके इंट्यूशन जो है, आपके सिक्स सेंस जो है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो है, या वो जो कहावत बोलते हैं कि भैया हमने धूप में थोड़ी बाल सफेद किए हैं, उनको रख के आइए घर और साइंटिफिकली डिसाइड कीजिए काम करने का तरीका क्या क्या होता है। तो इसी में आगे बात करेंगे, जैसे कि हम बात करें कुछ मोशन स्टडीज को लेके, टाइम स्टडी को लेके, फटीग स्टडी, थकान हो जाती उस बारे में चर्चा होनी चाहिए, लोगों की वर्कर्स की एफिशिएंसी। क्योंकि टेलर जो है, टेलर भैया इन्होंने एक चीज बहुत सिंपल कही थी कि भैया हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, साथ ही साथ हम किस बारे में बात कर रहे हैं कि भैया जो आपके रिसोर्सेज उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो कौन से टेक्निक उन्होंने आज अपने को पढ़ने के लिए बोले हैं, तो स्टार्ट करते हैं हमारे टेक्निक्स को। तो क्या क्या टेक्निक्स है भैया? तो अगेन आप देख सकते हैं हमारे 2 जने मिसिंग है यहाँ पे, एक हमारे चौरसिया साहब और दूसरे हमारे मिस्टर एक्स। दोनों की तबीयत थोड़ी नासाज चल रही थी। हमसे बातचीत हुई इनकी कल और इन्होंने बोला कि भैया अभी नहीं, अगली क्लास में जरूर आपके साथ बैठ के बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी भी इनके मन में थोड़ी सी, इनके जो शरीर है ताकत नहीं है। तो इसी को हम यहाँ समझेंगे कि इनको क्या मिलना चाहिए था, फटीग स्टडी होनी चाहिए थी, इस बारे में थोड़ी चर्चा इनके साथ ही करेंगे। तो भैया कॉमन टेक्निक्स क्या क्या है जो टेलर साहब ने हमें दिए? सबसे पहला दिया उन्होंने फंक्शनल फॉरमैनशिप को लेके। अब फॉरमैनशिप का मतलब आप समझते हो ना, फॉरमैनशिप मतलब सुपरवाइजरी, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बोला कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ ऐसे कि एक ही आदमी से सारा काम एक्सपेक्ट कर लो, एक ही आदमी सारा काम कर ले, सारी सुपरवाइजरी कर ले, सभी पे निगाहें रख ले, सभी का काम अच्छी तरह करवा ले, पॉसिबल नहीं है। तो ये आप बताइए मुझे कि भैया ये फंक्शनल फॉरमैनशिप यहाँ पे बोला गया है कि 8 सुपरवाइजर होने चाहिए, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो ये कौन से प्रिंसिपल का एक्सटेंशन मान सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे फेयोल साहब ने कोई प्रिंसिपल बताया था उसी से मिला जुला प्रिंसिपल है? थोड़ा सोच लीजिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यहाँ पे इनका कहने का मतलब है काम करने का स्टैंडर्ड होना चाहिए, हर चीज स्टैंडर्ड बेसिस पे होगा तभी आपकी प्रोडक्टिविटी होगी। और सिंप्लीफाई करो, कॉम्प्लेक्स मत करो प्रोसीजर को, ठीक है? जितना सिंपल करोगे, जितनी कम वेराइटी रखोगे, उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं फटीग स्टडी। जैसे कि हमने चौरसिया साहब और मिस्टर एक्स की बात करी कि भैया लगातार आते गए तो गर्मी जो है तेज थी, तो चौरसिया साहब को गर्मी लग गई और मिस्टर एक्स भी बेचारे उनको पढ़ाने आ रहे दोपहर में धूप में, तो उनको भी थोड़ी सी गर्मी लग गई है, जो से राजस्थान भाषा में बोलते हैं लू लाग गई भैया। राजस्थानी भाषा में बोलते हैं लू लग गई। लू का मतलब होता है जब गरम गरम हवाएं चलती है, तो अगर वो आपको शरीर को इम्पैक्ट करती है तो आप कम से कम 10 दिन की बेड रेस्ट की तैयारी कर लीजिए। तो उनको लू लग गई, केरी की छाछ पिलाई जा रही है, थोड़ी सी लू कम हो जाए उनकी, फिर जुड़ेंगे। मेथड स्टडी, जैसे कि सबसे पहला बात बोला टेलर साहब ने हमें क्या बोला था कि भैया काम करने का एक बेस्ट वे होना चाहिए, वन बेस्ट मेथड। क्या होना चाहिए? वन बेस्ट मेथड, ठीक है? मतलब ट्रायल एंड एरर को रखिए साइड में, रूल ऑफ थंब गया घूमने, वो काम नहीं होना चाहिए। वो बात करेंगे मेथड स्टडी के अंदर। फिर इसी के बाद बात करेंगे टाइम स्टडी, कितने टाइम में काम कंप्लीट होना चाहिए, उसके हिसाब से स्टैंडर्डाइजेशन सेट होना चाहिए। अगेन मैंने पिछले वाली फैक्ट्री में देखा था यार 10 मिनट में काम कंप्लीट हो जाता है, तो 10 मिनट में तुम्हारे पिछले वाली फैक्ट्री में होते थे, यहाँ पे अलग तरीके से करना पड़ेगा। मोशन स्टडी, मोशन जैसे कि आप देख रहे हो, बात करते करते आपके साथ यहाँ भी घूम रहा हूँ, यहाँ भी घूम रहा हूं, ठीक है? तो ये मेरा मोशन जो है वो प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है, इस बारे में बात की जाएगी। वर्क स्टडी,
जब तीनों को मिला देंगे तो मैक्सिमम आउटपुट निकल कर आएगा। कौन से तीनों को पढ़ेंगे? डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, यहाँ पे काम चोरी और जो ज्यादा काम करता है उसके बीच में कंपैरिजन होगा, और काम चोरी वाले को कैसे हम एफिशिएंट बना सकते हैं उस बारे में बात की जाएगी। मेंटल रिवॉल्यूशन, ये हमने पढ़ा था फेयोल के अंदर कि भैया कोई किसी से कम या ज्यादा वाला सीन नहीं रखना। वर्कर सोचे कि भैया हम ही सबसे अच्छे हैं, और मैनेजमेंट सोचे नहीं भैया तुम किसी काम के नहीं हो, हम ज्यादा काम कर रहे हैं, तुम्हें पैसे फ्री फालतू के दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चाहिए था? मेंटल रिवॉल्यूशन चाहिए था। चले अब एक एक डिस्कस कर ले। तो इसकी जो बात पूछी थी मैंने आपको फंक्शनल फॉर्मैनशिप की, क्या समझ में आया? ये किसका एक्सटेंशन है? जैसे हमने पढ़ा था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन था। पर जब हम बात करते हैं फेयोल भैया और टेलर भैया की, तो कौन से दो प्रिंसिपल देखने को मिल रहे हैं? इनके साथ फेयोल का कौन सा प्रिंसिपल देखने को मिल रहा है, या हम बोल सकते हैं फेयोल के कौन से प्रिंसिपल का ये एक्सटेंशन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए जी अब पढ़ लेते हैं भैया फंक्शनल फॉर्मैनशिप क्या कह रहा है। टेलर भैया बोले डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इनटू 2 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, फैक्ट्री को 2 हिस्सों में डिपार्टमेंट बांट दो, एक प्लानिंग और एक प्रोडक्शन। बोले सर ये तो कर ही रहे हैं ना, टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग करती है, बाद में मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्रोडक्शन इंप्लीमेंट करती है, और एग्जीक्यूट जो है वो सुपरवाइज भी कर रहे हैं, ये तो हो ही रहा है। पर यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि टेलर भैया किसके बारे में बात कर रहे हैं? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को लेके बात कर रहे हैं, डाउन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो एक्चुअली आपका क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है प्लान को। तो उस लेवल बोल रहा है भैया सुपरवाइजर को 2 हिस्सों में तोड़ दो, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट बना दो उनके लिए, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दो। सबका काम अलग होगा, एक दूसरे के बीच में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। एक ही जने को सारा काम देंगे तो वो कर नहीं पाएगा। ठीक है, टेलर भैया बोल रहे हैं फेल्ट दैट वर्कर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम प्लानिंग एंड दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन टू डेवलप देयर स्पेशलाइजेशन। तो टेलर भैया ने बोला कि वर्कर्स को प्लानिंग में मत डालो भैया, उनका काम जो है, जिसको जो काम सादे वो करे तो बढ़िया, दूसरा करे तो ठेंगा बाजे। पहली बात है ना भाई, वर्कर्स का काम है प्रोडक्शन करना, तो उनको उस काम में रहने दीजिए। अब उनको दिमाग लगाने के लिए मत कहिए कि भैया तुम प्लानिंग भी करो फिर प्रोडक्शन भी करो, ना 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 ना, नाचना है आंगन टेढ़ा वाला सीन हो जाना है, होगा नहीं। बोलेंगे भैया ये तो प्लानिंग गलत थी, ये तो ऐसे होना ही नहीं था, तो वो वाला चीज नहीं करना। ठीक है, सो टेलर भैया बोले कि भैया वर्कर्स को कर दो फ्री फ्रॉम प्लानिंग, और उनको बोलो भैया तुम सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दो, और जब तुम प्रोडक्शन पे ध्यान देते रहोगे, रेगुलर बेसिस प्रोडक्शन करते रहोगे, तो तुम्हें स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। स्पेशलाइजेशन आएगा तो तुम रिसोर्सेज वेस्ट कम होंगे, रिसोर्सेज वेस्ट कम होंगे तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। चलिए जी, टेलर ने स्ट्रेस दिया, बाकायदा इस वर्ड को बहुत ध्यान से बोला कि कम से कम, ये 8 स्पेसिफिक लिख रहा हूं तो उसको ध्यान रखना, मिनिमम अमाउंट नंबर है ये, कम से कम 8 स्पेशलिस्ट चाहिए सुपरवाइज करने के लिए, ऑर्डर्स देने के लिए वर्कर्स को। कितने स्पेशलिस्ट चाहिए बेटा? 8, और ये मिनिमम है, ये बात जरूर ध्यान रखना, ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम आप 10 रख लो, 20 रख लो, आपके ऊपर है, पर मिनिमम कितने होने चाहिए? 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए, और हर स्पेशलिस्ट अपनी एरिया के अंदर स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। जो भी काम दोगे उसको आप, जैसे हम पढ़ेंगे अभी 8 कौन से स्पेशलिस्ट काउंट करें, और उनके जो हेड होगा, जो सुपरवाइजर होगा, वो क्या होना चाहिए? उसका मास्टर होना चाहिए, उसको कंडीशन समझ में आनी चाहिए, उसको काम करने का तरीका पता होना चाहिए, जो काम उसको दिया गया, जिसका मास्टर उसे बनाया गया, उसमें वो क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, मजेदार होना चाहिए। जैसे सूर्य कुमार यादव खेलते हैं ना, देखा है एमआई वाला मैच, क्या मार दे पीछे स्कूप, वही गजब गजब गजब। महेंद्र सिंह धोनी अपने आप में स्पेशलिस्ट है, मेंटोर के रूप में, कैप्टन के रूप में बात कर लीजिए। ठीक है, तो हर एक का स्पेशलिस्ट होना जरूरी है। जैसे कि हम क्रिकेट में देखने को मिलते हैं, फील्डिंग कोच होता है, बॉलिंग कोच होता है, ठीक है, उसके बाद और बहुत सारे कोच होते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर्स होते हैं, उनके हेल्थ एंड फिटनेस का ध्यान रखने के लिए होते हैं। तो ये सब चीजें होती है, जो उनकी क्या बोलते हैं, थेरेपिस्ट वाले भी कोच होते हैं। तो आजकल तो भैया कोच, नंबर ऑफ कोचेस आ गए, और वो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में बहुत ज्यादा क्या होते हैं? माहिर होते हैं।
टेलर ने बोला फोरमैन मस्ट बी इंटेलिजेंट, जैसे मैंने बताया जो आप सुपरवाइज करने के लिए जिन बंदों को रख रहे हो वो इंटेलिजेंट होने चाहिए, वो एजुकेटेड होने चाहिए, साथ ही साथ पढ़े लिखे भी होने चाहिए, एनर्जेटिक होने चाहिए, कई बार एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है, पर एनर्जेटिक होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हमेशा ही, कई बार एनर्जी कम हो सकती है पर होना मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली एनर्जेटिक होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए अपने काम के प्रति और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, स्पेशलाइज्ड होने चाहिए अपनी फील्ड के अंदर। और ये किसका एक्सटेंशन बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है, ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बन जाता है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड पे, तो ध्यान रखना। तो टेलर भैया ने बोला फंक्शनल फॉर्मेनशिप, फंक्शनल फॉर्मेनशिप किसका एक्सटेंशन है? फेयोल के कौन से प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है? डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है। क्लियर है? आगे बात समझ में, चलें आगे, चलिए जी। अब कौन से स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं भैया? जो 8 फंक्शनल एक्सपर्ट्स को लेके बात किया, उसमें से बोला कि 2, भैया बोला ना डिपार्टमेंट 2 बना दो, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट बना दो, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दो। तो प्लानिंग के अंदर 4, इन्होंने बोला भैया प्लानिंग के अंदर 4 रख लो, ठीक है, और प्रोडक्शन के अंदर भी 4 रख लो। भाई ये तो बोला कि टोटल होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8। तो 4 तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के हेड बना दो और 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। अब कौन से हेड होंगे, उनका काम क्या होगा, इस बारे में चर्चा हो जाए। तो पहला तो है रूट क्लर्क। अब नाम ही डिफाइन कर रहा है रूट, ये बताएगा काम करने का तरीका, कैसे कैसे आपको जाना है। तो बेसिकली सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर परफॉर्मिंग द मैकेनिकल और मैनुअल जॉब, चाहे मशीन पे हो रहा हो चाहे हाथ से काम करो, तो आपको कैसे प्रोसीजर क्या रहेगा, पहला क्या करना है, बाद में क्या करना है, बाद में क्या करना है, बाद में क्या करना है। तो बेसिकली इट इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप, ठीक है। तो हम चाय बनाते हैं तो वो भी सीक्वेंस होता है ना चाय बनाने का। आप चाहे लड़का हो लड़की हो, चाय बनाते ही घर में सब बनाते हैं, मैं खुद बनाता हूँ, पर आता नहीं था। किसने सिखाया? मम्मी ने। बेटा पहले पानी डालना, पानी गर्म करना है, ठीक है, फिर चाय पत्ती डालो, चाय पत्ती डालो, पानी को उबलने दो जब तक उसमें रंग नहीं आ जाए चाय पत्ती का, ठीक है। फिर कई लोग अदरक डालते हैं, कोई लोग इलायची डालते हैं, जैसे हमारे घर में तो क्या है, अदरक इलायची काली मिर्च इनका एक पाउडर बनाते हैं, मसाला बोलते हैं, वो मसाला डालते हैं। फिर उसको स्वाद आने दो, स्मेल करो उसको जब तक उकल नहीं जाए। फिर उसके बाद धीरे से दूध डालो, फिर दूध को उबलने दो। जब पूरी चाय एकदम रड़ के तैयार हो जाए, फिर लास्ट में चीनी डालो और फिर पियो चाय। चाय का मन हो गया, ठीक है। तो दैट इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप। इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या कर रहा है बेटा? इंस्ट्रक्शन दे रहा है, गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन ए स्पेसिफाइड मैनर। ये काम किस तरह से, स्पेसिफिक किस तरह से होना चाहिए, जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है भाई। ये सीक्वेंस स्टेप समझा दिया, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं भैया ये जो चीज हो रही है इसको इस तरह से भी करनी है, ये ध्यान रखना है। तो यह जनरल इंस्ट्रक्शन आपको गाइडेंस के रूप में मिलता जा रहा है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, अब ऑब्वियसली भैया टाइम के बारे में ध्यान रख रहे हैं। टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका काम। और साथ ही साथ कॉस्ट क्लर्क क्या कर रहा है? कॉस्ट शीट मेंटेन कर रहा है। क्या मेंटेन कर रहा है? कॉस्ट शीट, कि कितना खर्चा आएगा एक एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए। जब कोई भी जॉब परफॉर्म होगा तो उसमें कितना खर्चा आ जाएगा, लेबर को कितना दे रहे हैं, रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, ठीक है, एनर्जी कितनी लग गई, इलेक्ट्रिसिटी कितनी लग गई है, उसका टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज कॉस्ट क्लर्क। और टाइम वाला बंदा दोनों मिल क्या कर रहे हैं? टाइम वाला और टाइम, भैया टाइम भी तो रख रहा है कि इतने टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा, इतने टाइम में होगा तो कितनी हमारी खर्चा आएगा। डिसिप्लिनेरियन, जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक मैनर में काम कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा, काम तो हो रहा है पर जिसकी जब मर्जी हो रही तब कर रहा है, ठीक है। आज नहीं है मन करने का यार, नहीं कर रहा मैं, कल कर लूंगा, ऐसे कैसे कर लेगा भाई, ठीक है। कई बार जल्दीबाजी में सल्टा रहा हूं, टाइम हो गया, फटाफट निकाल फटाफट निकाल फटाफट निकाल, काम खराब हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? जॉब परफॉर्म जो हो रहा है वो ऑर्डरली सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, उसका ध्यान रखना किसका काम है? डिसिप्लिनेरियन का काम है। तो 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गए, 4 हेड प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर आ गए, या 4 सुपरवाइजर जो है प्लानिंग डिपार्टमेंट, जैसे रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन, टाइम एंड कॉस्ट एंड डिसिप्लिनेरियन। आ गई बात समझ में? अपने घर में एक बार इसको मैं
मैं ये चाहूंगा कि आप ये जो रूट कलर का इंस्ट्रक्शन है और ये टाइम और डिसिप्लिन है, ये अगर आप अपने घर में लागू कर दो, ये पढ़ के अगर आप सोच लो कि मेरे घर में कैसे लागू हो रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये होमवर्क है मेरी तरफ से आपका, ठीक है, ये होमवर्क है। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताएंगे मुझे ये चीज को लेकर कि भैया रूट क्लर्क हमारे घर में कैसे डिसाइड होता है, कौन करता है, मम्मी पापा, कब होता है। इंस्ट्रक्शन मैंने बताया थोड़ा सा आपको, रूट क्लर्क में बताया मैंने थोड़ा। टाइम एंड कॉस्ट जरूर बताना, और डिसिप्लिन कौन करता है आपके घर में। कनेक्ट कर जाओगे तो कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, अब 4 जनों की बात तो हो गई, अब बच्चे आखिरी 4 और। भैया 8 तो मिनिमम चाहिए ना, तो 4 मिनिमम तो कंप्लीट, और तो अगले 4 मिनिमम कौन से हैं? ये है फॉरमैन जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, जिसे हम क्या कह रहे थे भैया, प्लानिंग में 4 होने चाहिए और 4 किस में होने चाहिए, प्रोडक्शन के अंदर होने चाहिए। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या ऑपरेशनल डिपार्टमेंट 4 किन जनों की बातें हो रही है? गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। मतलब बेसिकली क्या बोलना चाहता है कि काम रुकना नहीं चाहिए, तैयार रहना चाहिए। मशीनें जो है वो तैयार रहनी चाहिए, खराब हो गई तो फटाफट सही करवाने का काम तुम्हारा है, जिससे प्रोडक्शन हैम्पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला अरेंजेस ऑल द मशीन्स, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज, जो जरूरत है भैया काम को कंप्लीट करने का, वो किसकी जिम्मेदारी है? गैंग बॉस की जिम्मेदारी है। कि क्या क्या भाई, वो जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ये मान लो प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट के लिए आपको क्या टूल्स चाहिए, ठीक है, आपको क्या मटेरियल चाहिए, साथ ही साथ आपको क्या मशीन चाहिए, ये सब चीजें जिम्मेदारी किसकी है भैया? गैंग बॉस की है। इसने रिसोर्सेज इकट्ठे कर दिए, वो रिसोर्सेज सही तरह से काम करे नहीं करे, कोई खराबी आ जाए तो उसको जल्दी तैयार करनी किसकी जिम्मेदारी है? रिपेयर बॉस की। ठीक है, तो पहले स्पीड बॉस बात करते हैं। टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। अब ये टाइमली कंप्लीशन कैसे करवाएगा? क्योंकि हमने प्लानिंग के अंदर पढ़ लिया, किसको पढ़ा? टाइम एंड कॉस्ट को। उसका काम क्या भाई, इतने टाइम में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो वो ध्यान रखे स्पीड बॉस की, भैया टाइम जो दिया उसमें टाइम में कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। और इन चीजों को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी बेटा? रिपेयर बॉस की है। That machines and tools are kept in working condition। ये ध्यान रखना कि भैया टाइम टू टाइम रिपेयरेंस, मेंटेनेंस, ऑयलिंग वगैरह जो चाहिए वो चीज हो रही नहीं हो रही तो फटाफट ध्यान दो भैया, उसको जल्दी कराओ। नहीं तो भाई जैसे गाड़ी है आपकी, कार रन करते हो, बाइक चलाते हो, एक्टिवा चलाते हो, टाइम टू टाइम सर्विस चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना। नहीं मिलेगा तो खराब हो जाएगी, बीच रास्ते में अटक जाओगे, जहां जाना था वहां पहुंचने से चूक जाओगे। तो दैट इज रिपेयर बॉस। इंस्पेक्टर, जैसे कहा डिसिप्लिनेरियन है तो इंस्पेक्टर है, ये पूरी निगाहें रखता है कि काम ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा। दैट मीन्स क्वालिटी कंट्रोल देखता है भैया, ये इंस्पेक्ट करता है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया, जो हमारी क्वालिटी का स्टैंडर्ड था, जिस तरह से हम चाहते थे उस तरह से क्वालिटी निकल के आ रही है या नहीं आ रही। दैट्स द रोल ऑफ इंस्पेक्टर। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? चले आगे, चलिए जी। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो अभी हमने सिर्फ फंक्शनल फॉर्मेटशिप पढ़ा, अब स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क को भी पढ़ लेते हैं। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? हर एक चीज की एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए, काम करने का एक स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए कि भैया चाहे वो क्वालिटी के बेसिस पे हो, चाहे नंबर ऑफ यूनिट के बेसिस पे हो, किसी भी बेसिस पे हो, ना उसका एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। चाहे वो साइज को लेकर हो, टाइप डिजाइन को लेकर हो, तो क्या नहीं होगा भाई, एक प्रोडक्ट तो इस टाइप का निकल गया, एक प्रोडक्ट इस टाइप का निकल गया, तो फिर बाद में मुसीबत आने के पूरे चांसेस हैं। और आजकल तो जानते हो ना, कंज्यूमर बड़ा अवेयर हो चुका है, थोड़ी सी उसको, जैसे कि अभी मैंने कल पढ़ा था कहीं पे, स्टारबक्स की बात थी, कहाँ की बात थी, कोई कैफे था, है ना, तो कोई जो वहाँ पे कस्टमर था वो स्लिप होके गिर गया, तो उस कैफे ने, जो ओनर, जो फ्रेंचाइज था, उसने बोला कि भैया हम $8 मिलियन देंगे, जो क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने चाहे टाइल्स वैसे लगाई, कुछ भी लगाई है, तो अगर वो गिर गया, उसकी चोट आ गई, तो आपकी फ्रेंचाइज के ऊपर क्या होता है, सवाल उठ जाता है। आप डोमिनोज के बर्गर चेक, आप जैसे मान लीजिए वेज है या जो भी आप डोमिनोज खाते हो, 10 बर्गर एक जैसा खा लो, एक ही तरह का 10 बर्गर खाओ या 10 पिज्जा खाओ, डोमिनोज पिज्जा में करता है, ठीक है, उसका स्वाद एक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पहला वाला बढ़िया बनाया था, होता है ना कि अपन होटल वगैरह में और पहले वाली सब्जी बढ़िया बनाई थी, ना ना ना, वहाँ फिक्स है, वो स्टैंडर्ड है, क्वालिटी वो स्टैंडर्ड फिक्स मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक बार अभी खाया वो अच्छा नहीं है, दूसरा वाला और अच्छा आ जाएगा, तीसरा वाला और अच्छा आ सकता है या खराब आ सकता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है,
एम्फिसाइज ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो भैया टेलर भैया ने बोला कि आप कोई भी काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी काम कर रहे हो बिजनेस के अंदर, किसी भी तरह का जॉब परफॉर्म कर रहे हो, उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। हर एक जॉब जो परफॉर्म कर रहे हो उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड। भैया स्टैंडर्डाइजेशन सिर्फ क्वालिटी से मतलब नहीं है, इट रेफर्स टू स्टैंडर्ड ऑफ साइज, टाइप, वेट, मेजर्स एंड क्वालिटी। भाई क्वालिटी ऊपर आगे वापस लिख दिया मैंने आपके लिए। तो स्टैंडर्ड सिर्फ क्वालिटी से नहीं होता कि क्वालिटी इस तरह की प्रोडक्ट बनना चाहिए, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट ही बनना चाहिए, बस ये स्टैंडर्ड होता नहीं। आपके प्रोडक्ट की साइज, इतनी साइज का तो उस साइज का रहना चाहिए ना, कभी चौड़ा हो गया कभी लंबा हो गया, थोड़ी होगा। टाइप, वेट जो उसका फिक्स है उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेजर्स, ठीक है, हर एक चीज जो है क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी सिलेक्टेड टू डेवलप स्टैंडर्ड्स। और ऑब्वियस सी बात है वो वाली बात कि तुम्हारा इंट्यूशन, वर्क एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, घूमने गया, प्रोडक्शन जो करोगे उसका जो मेथड होगा वो साइंटिफिकली डिसाइड होना चाहिए। Standard can be set up with the use of work study techniques such as time study, motion study and fatigue study। तो स्टैंडर्ड चाहे क्वालिटी को लेकर हो, चाहे साइज को लेकर हो, नंबर ऑफ यूनिट्स को लेकर हो कि भैया आज दिन भर में, एक दिन में कितने यूनिट बन जाएंगे, या एक घंटे में कितने यूनिट बन जाएंगे, कि एक यूनिट कितने टाइम में बन जाएगा। हर चीज को जब स्टैंडर्ड सेट करते हो तो ऐसे ही सिर्फ देखने से नहीं होगा, स्टडीज का यूज करना पड़ेगा, टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा। चाहे टाइम स्टडी हो सकती है, मोशन स्टडी जैसे बताया मूवमेंट को लेकर बात कर सकते हैं अपन, फटीग स्टडी भाई थकान भी तो होगी, दिन भर काम करेगा, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। तो भैया होता ना कई बार, जैसे मान लीजिए आप कार लेके जा रहे हैं, आप रात के टाइम गए, आपको 8 किलोमीटर जाके आना था, अपनी बुआ को छोड़ के आना था, ठीक है, आप गए रात को खाली सड़क मिली, 10 बजे गए, आधे घंटे में आ गए। अगले दिन आप दिन में गए, आपको 3 घंटे लग गए। क्यों लग गए? 3 घंटे? कल तो आधे घंटे में आ गया था। अरे यार दिन का टाइम अलग है, भीड़ होती है, ट्रैफिक होता है, ठीक है। या मान लीजिए आप दिन भर आप शादी वाले फंक्शन में हो, मैरिज पता है ना, शादी भी इज इक्वल्स टू मैनेजमेंट, यही समझ सकता हूँ आप इस चीजों को। आपको काम दे रखा है, जो आपके गेस्ट आएंगे उनको लेके आना, उनको छोड़ना है, आपका काम ये दे रखा है, डिवीजन ऑफ वर्क हो रखा है आपके पास। सुबह जब उठोगे तो बड़ी ताजगी में उठोगे, गाड़ी भी तेज चलाओगे, ध्यान से चलाओगे, फटाफट पहुंच जाओगे, आ जाओगे। 8 ही किलोमीटर जाना है आपको, मान लीजिए रोड भी खाली पड़ी, 8 ही किलोमीटर जाना है। मैं एकदम एग्जांपल सटीक दे रहा हूँ, संडे का टाइम है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, आना जाना आना जाना आना जाना। पहली बार जाओगे आ जाओगे, दूसरी बार जाओगे फिर उस टाइम के आसपास ही आ जाओगे, तीसरी बार जाओगे टाइम ज्यादा लगेगा थोड़ा सा, 5 मिनट, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार। क्या रेगुलर टाइम उसी पे आधी घंटा अगर मान लीजिए आपने फिक्स टाइम रहेगा तो आधे घंटे में हर बार आ जाओगे? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अब धीरे धीरे आपकी जो शरीर है वो जवाब देना चालू कर देगा। वो बोलेगा यार आराम तो करने दो यार, सुबह से लेकर 50 चक्कर काट चुका हूँ, ना हो रहा, मेरे से ना जा पाया था। दैट इज fatigue study. Some modern techniques used by the companies like Nokia, Apple, Nike, ये जो यूज कर रहे हैं, जैसे Kaizen, Six Sigma, इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है जब इन्होंने इन टेक्निक्स का यूज करके। भाई ये तो टेक्निक जो साइंटिफिक टेक्निक है, स्टडी, मोशन, ये तो है ही, साथ ही साथ और टेक्निक्स भी है जो मॉडर्न टेक्निक्स है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, नोकिया, एप्पल, नाइकी, ये यूज कर रहे हैं, जैसे Kaizen हो गया, Six Sigma हो गया, और उनको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे क्या कहना चाहता है हमसे भैया टेलर भैया? टेलर भैया कहना चाहते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं भैया? रिड्यूस गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्शन टू फिक्स टाइप। ऑब्वियस ही बात है, आपने फिक्स कर देना भैया ये प्रोडक्ट बनेंगे, साइज भी फिक्स कर दी, तो अब ज्यादा माथाकुटी नहीं है, अब ज्यादा उसमें क्रिएटिविटी दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चाहे साइज का अगर आपने फिक्स कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स आपने फिक्स कर दी है, तो अब आपने क्या गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स कर दिया, भैया ये ही बनाना है। कई बार कंफ्यूजन होता है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो समझ में नहीं आता वर्कआउट क्या करना है। जब आपने फिक्स कर दिया भैया ये ही करना है, तो वो अब उसी तरह से करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, आउटपुट भी ज्यादा आएगा। टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी, ये ध्यान से सुन लेना भैया, इसके ऊपर क्वेश्चन काफी बनते हैं, इस पॉइंट को लेके केस स्टडी काफी बनता है। टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स एंड आउटपुट अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेस। तो ये भी चीज इसके बोले भैया, ये किसको डिनोट कर रहा है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन को डिनोट कर रहा है।
टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली बात है, फिक्स कर दिया तो क्वालिटी बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। टू सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर मैन एंड मशीन, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटी सबको यूज करते हुए, तो अब चाहे आदमी हो मशीन है सबके लिए स्टैंडर्ड सेट हो चुका। दूसरा क्या बोलता है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब बहुत सिंपल सा है, कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा हम काम करने की कोशिश कर लेते हैं, हम ये भी कर ले, हम वो भी कर ले, हम वो भी कर ले, ये भी कर ले, तो उससे क्या होगा, चीजें बिखर जाएगी, रायता फैल जाएगा, काम ढंग से नहीं हो पाएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, जो आप सोच रहे हो जितना आउटपुट मिलना चाहिए, जिस प्रकार का आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन ये बोलता है, emphasizes on eliminating of unnecessary diversity of product, जबरदस्ती की डाइवर्सिटी लेके आने की जरूरत नहीं है कि बोतल को पहले यू बना दे, फिर यू बना दे, फिर यू बना दे, अरे डिजाइन को चेंज करना, फिक्स रखो, चाहे वो साइज को लेकर हो, किस टाइप के प्रोडक्ट, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। एज मोर वैरायटी मींस ज्यादा इन्वेंट्री चाहिए, ज्यादा टाइप की मशीनें चाहिए और ज्यादा आपकी लेबर कॉस्ट आएगी। तो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, एक ही बार में आप सोचो ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, नहीं भैया, ऐसे करोगे तो नुकसान होगा, आपकी स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो नहीं हो पाएगी, प्रोडक्ट आपका डिक्रीज होगा, क्वालिटी गिर जाएगी और चेंजेस बहुत ज्यादा आ जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन आउटपुट भी जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो एक एग्जांपल दिया कि एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी यूएसए के अंदर, उसकी वैरायटी 2000 थी, उसने रिड्यूस कर दिया 200, भैया हम 200 ही बनाएंगे, 200 टाइप के पेपर्स और वैरायटी बनाएंगे, 2000 टाइप की वैरायटी नहीं बनाएंगे। तो पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला कंपनी को, होता है ना, जब एक से ज्यादा आप काम करना चालू करते हैं, बोलते हैं 2 नाव में पाँव मत रख, गिरेगा। तो जब एक से ज्यादा आप वैरायटी या 10-20 ऐसी वैरायटी जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे, सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे, भाई सीधी सी बात है, आप रेस्टोरेंट चला रहे हो मान लीजिए, ठीक है, इसके ऊपर केस स्टडी भी बना हुआ है काफी, रेस्टोरेंट के ऊपर ये केस स्टडी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया। वो अलग अलग तरह की कॉफी बनाता है, ठीक है, मान लीजिए वो कॉफी बनाता है 50 प्रकार की, 50 टाइप्स की। अब 50 तरह की कॉफी बनेगा तो 50 तरह के रॉ मटेरियल रखने पड़ेंगे। मान लीजिए कुछ कॉफी इसके लिए अलग टाइप की मशीन चाहिए होती है, अलग तरह का प्रोसीजर होता है। अब एक मशीन, एक कॉफी जो बहुत ज्यादा डिमांड में, एक कॉफी जो बहुत कम डिमांड में, जब उसकी डिमांड जो नॉर्मली है, जैसे कैपेचिनो हो गया, जैसे मैं तो एक ही जानता हूँ कॉफी के अंदर, मेरा कॉफी का शौकीन नहीं हूँ, तो मान लीजिए मैं तो वही पीता हूँ या बाकी सब वही पीते हैं नॉर्मली, है ना, तो वो मंगाते रहते हैं, तो वो जल्दी आ भी जाता है और उसका स्वाद भी बेटा है, लोगों को पसंद भी आता है। अब ऐसी कुछ कॉफीज हैं जो बहुत रेयर है, बहुत कम लोग पीते हैं, पर उनको बनने में काफी टाइम लगता है, तो अगर उनका ऑर्डर आएगा तो बाकी ऑर्डर आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनको बनाने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप लेबर ज्यादा लगते हो तो वो जो ऑर्डर है वो इतना कम ही आता है कि ज्यादा आपको लेबर कॉस्ट पड़ जाएगी। मान लीजिए वो दिन में एक बार ही ऐसा कोई रेयर पर्सन आता है जो आपको वो ऑर्डर देता है, अब उस एक कॉफी के लिए आप किसी एक बंदे को अलग से रखोगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी नहीं आएगी? आएगी। नहीं रखोगे तो जो बाकी ऑर्डर कर रहे हैं उसमें वो इम्पैक्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो दैट्स वाई उस कॉफी को हटाना ही बेटर रहेगा ना, हटा दो, उसकी डिमांड ही बहुत कम है, उसके वजह से आपका काम हैम्पर हो रहा है, दैट इज नोन एज सिंप्लीफिकेशन। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अगला कौन सा अपने को टेक्निक बोल रहा है, फटीग स्टडी, जो मैं भी समझाया आपको। कार लेके आए गए, थकान होगी नहीं होगी? होगी। शादी के बाद अब क्यों बोलते हैं यार 1-2 दिन का आराम चाहिए, अंगड़ाइयाँ लेडी ऐसे करना, क्यों? तो जो उसको कर तो लिया, अब भैया जैसे शादी होती है, वरमाला हो गया, फेरे हो गए, विदा कर दिया या लेकर आ गए दुल्हन को, उसके बाद एक ही चीज आती है, बाहर में जाए सब, अपन जा रहे हैं सोने, उठाना मत मेरे को अब तुम। तो फटीग स्टडी, सो सेम फटीग स्टडी क्या कहता है, दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मेथड इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, ठीक है, ड्यूरेशन कितना टाइम देना चाहिए भैया रेस्ट इंटरवल का, और नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल कितने देने चाहिए एक दिन के अंदर आपको, एक बंदे को। भाई ऑब्वियसली एक मशीन में जब काम करता है बंदा तो ऑब्वियसली उस मशीन की हीट भी निकलती है, हीट भी है, मान लीजिए गर्मी का टाइम हो तो कितना ज्यादा परेशान होगा वो, है ना, बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो उस केस में फिर क्या होता है, उसको देखना पड़ता है भैया, उसको अगर इंटरवल नहीं दोगे, उसका ड्यूरेशन नहीं देखो कितने टाइम का, बोले 5 मिनट आराम कर ले, अरे 5 मिनट में उसकी एनर्जी रीगेन हो जाएगी क्या? नहीं होगी। 5 मिनट बाहर जाएगा बेचारा, मुंह भी धोएगा, सांस ही लेगा, तो आजा 5 मिनट हो गए तेरे को, तो कर ही नहीं पाएगा, प्रोडक्शन डिक्रीज होता जाएगा और थोड़ा टाइम बाद वो छोड़ के चला जाएगा, बोले यार क्या पागल है, सुबह शाम लगे रहो, साला
टाइम नहीं है वो क्या मेहनत करने को लेकर अपन परेशान होते रहते हैं, ठीक है, कितनी ज्यादा अपने को मेहनत करनी पड़ रही है और रेस्ट भी नहीं मिल रहा, नहीं हो पा रहा मेरे से तो यार, नहीं कर पाऊंगा, है ना। टेलर ने बोला that the time period and frequency of rest interval should not be decided by the wish, वही वाली बात है, अपनी इच्छा से। आपके धूप में बाल सफेद हो गए उससे भी नहीं, बट गिव साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए कि इतने टाइम में एक बंदा अपनी जो है एनर्जी रीगेन कर लेगा, क्योंकि जहाँ फिजिकल एफर्ट होता है वहाँ ज्यादा चाहिए होता है, मेंटल एफर्ट में भी रिक्वायरमेंट होती है। तो बोलते हैं सिर्फ फिजिकल एफर्ट में रिक्वायरमेंट मेंटल में नहीं होती भैया, होती है। जब आदमी मेंटली थक जाता है ना तो फिर वो उसका प्रोडक्टिविटी बहुत ही जीरो हो जाता है, बहुत ही ज्यादा जीरो। जैसे हम जो आपके टीचर्स सब मेंटल एक्सरसाइज में रहते हैं हम ज्यादा ना, फिजिकल एक्सरसाइज तो क्या बेटा हमारी बोल रहा है, आपको बोलते थक भी जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, पर बेसिकली हम किस तरह से पढ़ाएं आपको, किस तरह की नोट्स दें आपको, सिंप्लीफाई। हम नहीं चाहते कि भैया वो पूरी बुक ही छाप दो यहाँ पे, टू द पॉइंट। अगर आपने इनको याद कर लिया तो आप इसको क्या वो काम बन जाएगा, इसको आप इलोबरेट कर सकते हो आराम से, कोई लोड नहीं है, और यही होता है। तो हमारी मेंटल एक्सरसाइज ज्यादा होता है। अब क्या होता है, एक कुछ टाइम होता है हम भी जाके बोलते हैं नहीं यार अब नहीं हो रहा आज काम, आज भैया मेरा मन नहीं कर रहा, आज मैं थकान बहुत ज्यादा, मेंटली बहुत ज्यादा थक रहा हूँ मैं, अब मुझे 1-2 दिन की छुट्टी, मैं जाऊंगा रेस्ट करूंगा, अपने दोस्तों के साथ बैठूंगा, थोड़ी बाहर घूम के आ जाऊंगा, चाहे कुछ ही नहीं करूँ घर पड़ा रहूंगा, पर उससे क्या होगा, मेरा मेंटल रिलैक्सेशन होगा। और फिर जब मैं आऊंगा ऑफिस काम करने तो बहुत ज्यादा ताजगी के साथ और बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ आऊंगा। होता नहीं होता है ना। टू कंडक्ट फटीग स्टडी एंड एन एवरेज वर्कर शुड बी ऑब्जर्व, ऑब्वियस सी बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात है बेटा। कुछ भी स्टडी करो, चाहे टाइम स्टडी करो, चाहे मोशन स्टडी करो, चाहे फटीग स्टडी करो, कुछ भी करो, एक एवरेज वर्कर को लेना चाहिए। जैसे कि बोलते हैं सीबीएसई के अंदर जब एग्जाम, भैया आपके स्कूल वाले तो क्या करते हैं, अब हर स्कूल का एक अलग अलग तरीका होता है पेपर लेने का, हार्ड लेते हैं, बहुत बच्चों को डरा के रखते हैं, भैया एकदम वेरी हार्ड पेपर बना देते हैं, टफ पेपर बना देते हैं बच्चों लोग, यार ये तो क्रैक ही नहीं हुआ पेपर, सोल्व ही नहीं हुआ, बहुत प्रॉब्लम हो गई, ये हो गई वो हो गई। पर सीबीएसई जब पेपर बनाता है, एग्जाम पेपर बनाता है, वो बनाता है एवरेज। क्यों बनाता है बेटा, रीजन बता सकते हो? हर बच्चा तो आइंस्टाइन तो होगा नहीं ना, हर बच्चा आइंस्टाइन तो हो नहीं सकता, कुछ समझदार होंगे, कुछ बिलो एवरेज होंगे, कुछ एवरेज होंगे। तो उसने बोला भैया सबके दिमाग के हिसाब से बनना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि मैं कहता हूं कि एकेडमिक्स ही आपका भविष्य डिसाइड नहीं करेगा, ये बात मान के चलना मेरी, कि तुम सोचो कि एकेडमिक्स में नंबर नहीं आए तो हमारी जिंदगी व्यर्थ हो गई, तो ये गलत है। किसी के पास क्या टैलेंट है, आज तो तुम सुन रहे हो मेरी बातें आप लोग, कोई पेंटिंग अच्छा कर सकता होगा, कोई डांसिंग अच्छी कर सकता होगा, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता होगा। हाँ, पढ़ना भी जरूरी है, पर एकेडमिक के बेसिस पे किसी को जज करना भी गलत है। हर आदमी एक टैलेंट, एक उद्देश्य के साथ आता है और वो उद्देश्य पूरा करके ही जाएगा जिंदगी में, ये श्योर शॉट है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने की, पढ़ाई कीजिए पर स्ट्रेस लेके नहीं बेटा। चलिए जी, अगला क्या कहना चाहता है हमसे, अगला कहना चाहता है मेथड स्टडी। वही वाली बात कि रूल ऑफ थंब को कर दो साइड में, आपके एक्सपीरियंस को कर दो साइड में, आपकी इच्छाएं को कर दो साइड में, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है उसको इस्तेमाल करो और वही तरीका यूज करना चाहिए। सिंपल सा मेथड स्टडी। This technique of scientific method is conducted to find out one best method of performing the job which keeps production cost minimum and makes maximum use of resources। यही तो करना है कि वो तरीका सबसे बेस्ट बता भैया जिससे कॉस्ट कम आए, रिसोर्सेज भी कम यूटिलाइज और मैक्सिमम आउटपुट होने के चांसेस हो, या रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होने चाहिए। वही तो होता है मेथड स्टडी। मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ, ये कर ले वो कर ले, फादर बोलते ना, आप पूछते हैं तो बता ऐसे कर सकते, अरे यार इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, ये सोच वो सोच, फिर बता दे कई बार आपको ऐसे कर, तो अरे यार बहुत जल्दी हुआ काम ही हमारा। तो यहाँ पे रूल ऑफ थंब मत लगाइए, यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच लगाना जरूरी है कि इस काम को, भैया आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई काम करते हो तो उसमें टाइम स्टडी भी करिए। अच्छा, हम अगर इस प्रोसेस से करते हैं तो कितना टाइम लग रहा है,
कितना टाइम में ये कंप्लीट होकर प्रोडक्ट तैयार होता है। अच्छा, इस वाले से करते हैं तो फिर कितना टाइम लग रहा है, इस वाले से करते कितना टाइम लग रहा है, अगर ये स्टेप पहले करें ये स्टेप बाद में करें तो फिर कितना टाइम लग रहा है। ये सब एनालाइज करने के बाद जो सबसे बेस्ट होता है उस मेथड को यूज करना चाहिए। समझ में आ गई बात? दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। रूल ऑफ थंब शुड नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। एंड जैसे फोर्ड का एग्जांपल दिया, फोर्ड मोटर्स यूज दिस कॉन्सेप्ट वेरी सक्सेसफुली, और उन्होंने इसका मेथड स्टडी का बहुत तगड़ा यूज किया, बहुत अच्छा यूज किया, जहां पे उनको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिला है। फोर्ड कंपनी जानते ही हो, ठीक है। तो बेसिकली तो जो भी आप मेथड ऑफ प्रोडक्शन करते हो, जो भी काम करने का प्रोसीजर तरीका डिसाइड करते हो, वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगेन क्या यूज नहीं करना, रूल ऑफ थंब इस्तेमाल नहीं करना। प्लानिंग होनी चाहिए, साइंटिफिकली स्टडी होनी चाहिए कि इससे कितना टाइम लग रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है। जो हमारे पास मान लो 4 तरीके काम करने के, है ना, एक ही काम को करने के 4 तरीके, तो चारों तरीके को एनालाइज करो, फिजिबल स्टडी देखो, वर्थ इट देखो, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको कौन सा ज्यादा फायदा हो रहा है, वो प्रोडक्शन मेथड यूज करना चाहिए। अगला, टाइम स्टडी। दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड, क्या करने के लिए बेटा, स्टैंडर्ड टाइम टू रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। एक काम को कंप्लीट, एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है। भाई जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है कि भैया आप एक स्क्रिप्ट बनाते हो, एक क्वेश्चन बनाते हो, तो कितना टाइम में आपका वो बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम हो जाता है। सेम सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर, जब टाइम डिसाइड हो जाएगा भैया एक काम को करने के लिए, मान लीजिए इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए 1 आवर चाहिए, तो 8 मतलब वो एक दिन में अगर 8 घंटे होते हैं तो 8 यूनिट बन जाएंगे। अगर एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगता है तो स्टैंडर्ड में। डिटरमाइनिंग द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म जॉब, ऑब्वियस सी बात है भाई, टाइम स्टडी ये भी हेल्प करता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। Which study of scientific techniques of Taylor helps you to know the number of workers required to perform the job, that is known as time study। क्यों भाई, आपको पता लग गया एक दिन में 8 यूनिट बनेंगे, अब महीने में मान लीजिए आपको 240 यूनिट बनाने हैं, तो आप 30 से डिवाइड कर दोगे, एक दिन में कितना बन सकता है, ठीक है। एक वर्कर 8 यूनिट मतलब कितने यूनिट चाहिए हमने को, कितने वर्कर चाहिए, नंबर ऑफ वर्कर्स निकल के आएंगे नहीं आएंगे, आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जब आउटपुट आपको पता है एक दिन में कितना आउटपुट आएगा, उससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ वर्कर्स निकल के आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे। क्लियर, आगे बात समझ में? तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 यूनिट बन सकता है, या 8 यूनिट बन गए, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक दिन में बनाना चाहूँ, मान लीजिए एक दिन में 240 यूनिट बनाने मुझे, हर दिन एक वर्कर 8 यूनिट बना सकता है, तो मुझे कितने वर्कर चाहिए बेटा, 30 वर्कर चाहिए। निकल के आ गया, आप 30 वर्कर अपॉइंट कर लो, एक दिन में आपके 240 यूनिट बन के तैयार हो जाएंगे। कैटेगराइजिंग द वर्कर्स एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंट वर्कर, भाई टाइम स्टडी हो गया। अब आपको पता है कि 1 घंटे में 1 यूनिट बनता है, तो जो 1 घंटे बना देगा वो एफिशिएंट है, जो नहीं बनाएगा वो इनएफिशिएंट वर्कर है। क्लियर? They should not be use of any sixth sense, wish or past experience। तो मैंने जो बता ही चुका बेटा आप लोग को। To decide standard time, average worker should be observed with the help of time watch। Obviously stop watch ले लीजिए आप, कि एक आदमी काम कर रहा है, कितने में कर रहा है, अच्छा इतना स्टार्ट कर दो, तो काम कर रहा कंप्लीट खत्म, अच्छा 1 घंटा 15 मिनट लगता है, फिर वापस से, और ऐसा कम से कम 100 बार रिपीट होना चाहिए, और अलग अलग वर्कर्स पे रिपीट होना चाहिए, एक ही वर्कर का नहीं, अलग अलग वर्कर। अगेन यहाँ पे भी आपको एवरेज वर्कर्स को यूज करना चाहिए, इसको कैलकुलेट करने को लेकर। क्लियर है, आगे वो समझे? चलिए जी, अगला बोलता है मोशन स्टडी। जैसे कि आप देख रहे हो पूरी क्लास में इधर से इधर, ठीक है, इधर, ठीक है, ये हो गया, टूल्स हो गए लिखने के। अब इसमें कोई अगर अननेसेसरी मूवमेंट है तो क्या करेगा, मेरी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। एग्जाम्पल समझने के लिए आपके, जैसे हमारे ऑफिस में हम देखते हैं कि भैया वो रोलिंग चेयर है घूमने वाली, तो कई बार मेरे को काम की इच्छा नहीं होती तो मैं करता रहता, घूमता रहता हूँ ऐसे रोलिंग चेयर के ऊपर, यूँ करता रहता हूँ, आंखें बंद कर लेता हूँ, पीछे कर लेता हूँ, यूँ करता रहता हूँ, ठीक है। तो क्या कर रहा है, अननेसेसरी मूवमेंट है। कई बार इसको और तरीके से देखें, मान लीजिए कोई वर्कर है, ठीक है, उसके सामने टेबल लगी हुई है, मान लीजिए मशीन पर काम कर रहा है, ये मशीन है सामने उसके, काम कर रहा है, और उसको टूल जो उसके नीचे रखे हुए हैं, उस मशीन को रन करने के लिए जो टूल्स है वो नीचे रखे हुए हैं, बार बार क्या करना पड़ेगा, उसे झुकना पड़ेगा उठाने के लिए, झुकना पड़ेगा उठाने के लिए। तो एफर्ट जा रहा नहीं जा रहा, जितनी बार ऊपर नीचे करेगा उतनी बार उसकी एफर्ट डिक्रीज होगी नहीं होगी, उसकी एनर्जी वेस्ट होगी नहीं होगी, होगी। तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्शन गिरेगी नहीं गिरेगी, गिरेगी। अब क्या कर सकते हैं, अगर वो टूल यहीं रख दे उसके पास में टेबल लगा के, तो यूँ पकड़ेगा, खट 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 यूँ कर देगा यूँ। अब उसको उठना नहीं पड़ रहा, झुकना नहीं पड़ रहा, घूमना नहीं पड़ रहा, काम आसान से होगा नहीं होगा, होगा। इसलिए मान लीजिए पढ़ाई करने बैठते हैं, मूड हो गया पढ़ाई करने का बस्तु वाला, आप किताब दे दो, बोले आज बिजनेस स्टडी पढ़ेंगे, आज बिजनेस स्टडी को 2 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा मैं,
बैठे टेबल पे किताबें खाने लग गए, अरे यार वो बिजनेस की किताब कहाँ है, अरे ये अकाउंट्स की पढ़ी है, अरे इकोनॉमिक्स की पढ़ी है, अरे ये फाइल पढ़ी, हटा इसको उधर, वो उधर हटा। फिर आप दूसरे कमरे में जा रहे हो, तीसरे कमरे में जाके फिर आप बिजनेस किताब लेकर आ रहे हो। जो मूड था वो हो गया जीरो। अब पढ़ाई होनी नहीं है, 2 चैप्टर छोड़ो, 1 पन्ना नहीं पढ़ पाओगे। अगर वो सारी चीजें वहीं होती तो आसान, उठाया बैठ गए पढ़ना चालू कर दिया। आगे समझे? चलिए जी, तो मोशन स्टडी पढ़ लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट बता ही चुका हूं मैं आपको। फॉर कटिंग डाउन द अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट, उनको हटा दीजिए, रिसोर्सेज वहीं के वहीं अरेंज करवा दीजिए, तो अनप्रोडक्टिव सारे जो भी मूवमेंट होंगे सारे प्रोडक्टिव होंगे, अनप्रोडक्टिव शट डाउन हो जाएंगे। टू डिजाइन सुटेबल इक्विपमेंट्स एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ वर्कर, जैसे मैंने बताया आपको कि अब वहाँ पर टेबल लगा देंगे तो ऑब्वियसली वो टूल्स वही होंगे ना, हाथों उठा के यूज कर लेगा, तो आपने डिजाइन कर दिया। क्लियर? To conduct motion study, average workers should be observed while performing a job and repeat the same type 100 times with different workers। वो वाली बात, एवरेज वर्कर को यूज करना चाहिए 100 से ज्यादा बार, आप ऑब्वियसली 100-200 बार करना चाहिए और अलग अलग वर्कर्स के ऊपर करना चाहिए, तब जाके आपका निकल के आएगा एवरेज मूवमेंट, कौन से मूवमेंट सही है, कौन से मूवमेंट गलत है। आफ्टर राइटिंग ऑल द मूवमेंट्स, क्लासिफाई देम, अनप्रोडक्टिव कौन से, प्रोडक्टिव कौन से, तो अनप्रोडक्टिव को हटा दीजिए, ठीक है, अंडर प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव कर सकते हैं इसको अपन, अंडर की जगह अनप्रोडक्टिव, ठीक है, तो इसको इस तरह से कर लीजिए। तो जो अनप्रोडक्टिव है, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, तो ये प्रोडक्टिव हो गया, कौन सा प्रोडक्टिव है और कौन सा अनप्रोडक्टिव है। क्लियर? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, उसको एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, आपका रिसोर्सेज भी यूटिलाइज प्रॉपर होगा, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। चलिए जी, अगला क्या बोल रहा है हमें, अगला बोल रहा है वर्क स्टडी। तो मैंने बताया था टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और मेथड स्टडी, फटीग स्टडी सबको जोड़ दीजिए, क्या निकल के आ जाएगा, वर्क स्टडी निकल के आ जाएगा। इट इंश्योर्स द मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर्स। तो जब इन सारे फैक्टर्स को यूज करोगे, सारी स्टडीज को यूज करोगे, तो क्या निकल के आएगा, वर्क स्टडी, और सबसे बेस्ट वो होगा आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम की। अगर बात करता हूं तो बहुत सिंपल सा बोलता है ये अपने आप में, क्या बोलना चाहता है, ये बोलता है पेइंग डिफरेंट वेज रेट ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स इंसिस्ट ऑन। भाई सिंपल सा है, अब आपने बोल दिया भैया टाइम स्टडी हो गया, ठीक है, अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ पे हमने बोला कि भैया मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, तो एफिशिएंसी और इनएफिशिएंट वर्कर को आप जज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। अब जो एफिशिएंट है वो तो अपना काम कर ही रहा है, उसको कैसे मोटिवेट किया जाए, साथ ही साथ इनएफिशिएंट को कैसे मोटिवेट किया जाए, कुछ ना कुछ तरीका लगाना पड़ेगा ना। तो टेलर भैया ने तरीका लगा दिया। क्या तरीका लगाया, इसको समझने से पहले मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड आउटपुट रखा 50 यूनिट्स दिन भर का, ठीक है, आपने सारी स्टडी करने के बाद स्टैंडर्ड आउटपुट कितना रखा, 50 यूनिट्स। एक वर्कर ए है, एक वर्कर बी है। वर्कर ए जो है 50 बनाता है, वर्कर बी जो है मान लीजिए 40 ही बनाता है, 10 यूनिट कम बनाता है, ठीक है। आपने बोला हर एक यूनिट के मैं आपको 5 रुपए दूंगा, हर एक यूनिट का आपको 5 रुपए दूंगा, वेरी गुड। तो ए जो है भैया वो एक दिन के 250 रुपए कमा के चल जाएगा, बी जो है 200 रुपए कमा के चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बी बोलेगा यार मैं 10 कम बनाए, ज्यादा बना लेता, तेरे जितना कमा लेता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बात समझ में। तो यहाँ पे कहिए क्या होगा, बी कभी सुधरेगा ही नहीं, बी ड्यूटी रहेगा, बोले 40 बनाए, 200 रुपए काफी है, एक दिन के 6000 रुपए मेरा, ठीक है, मैं तो तय कमाना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं कमाना चाहता। ए बोल रहा है यार 50 कमा भी रहा हूँ, पर क्या 50 रुपए ही 10 यूनिट ज्यादा बना, 50 ही कमा रहा हूँ, ए का भी थोड़ा सा मोरल बूस्ट नहीं हो पाएगा, क्या पता वो धीरे धीरे वो भी बोले 40 ही बना लेते हैं, छोड़ के 50 बनाए। पर यहाँ पे टेलर ने बोला कि अब देखो एक गेम खेलना पड़ेगा। क्या गेम खेले, टेलर भैया ने बोला कि जो 50 स्टैंडर्ड यूनिट बनाएगा ना, उसको 5 नहीं, उसको पेमेंट 6 रुपए के हिसाब से होगा। कितने रुपए के हिसाब से होगा, 6 रुपए के हिसाब से होगा। अब जब ये बनाएगा 50 यूनिट्स तो उसको मिलेंगे 300 रुपए। बना कितने रहा है, 50 ही रहा है, पहले 250 मतलब कितने मिल रहे हैं, 300 मिल रहे हैं। मोरल बूस्ट हुआ नहीं हुआ। अब ये बोलेगा यार मैं 200 बना रहा हूँ और मुझे जो पेमेंट 5 से कर रहा है, तो 5 मान लीजिए, मान ली वो कम बनाएगा तो 4 से ही करूंगा, तो बोलेगा तो यार मुझे तो बहुत ही कम मिल रहा है, 40 4 160 रुपए मिले, और भाई कमा गया 300 रुपए, भाई कमा गया 300 रुपए। क्यों, सिर्फ वो 10 यूनिट तो ज्यादा बना रहा है, 10 यूनिट ज्यादा बना रहा है और मेरे से वो 140 रुपए ज्यादा कमा रहा है भैया।
कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। ना 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 ना, अब बी के अंदर भी आग लगेगी काम करने की। वो बोलेगा मैं भी कितने बनाऊंगा, 50 यूनिट बनाऊंगा। तो टेलर भैया ने बोला कि डिफरेंस कर दो पीस वेज सिस्टम में, हर वर्कर ज्यादा अच्छी तरह काम करके दिखाएगा आपको। तो यहाँ पे extra wages paid to the efficient employees will motivate them to remain efficient। obviously A efficient ही रहेगा, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर बाद A गिर सकता था, बोले यार क्यों बनाए, 10 यूनिट ज्यादा बना के कितना कमाई लेता हूँ ज्यादा, मैं 200 बना लूंगा। पर अब वो 250 ही बनाएगा, 250 ज्यादा, वो 50 यूनिट से ज्यादा बनाने की कोशिश करेगा। समझ में आ गई बात। दूसरा, साथ ही साथ ही मोटिवेट करेगा इनएफिशिएंट को कि भैया तुम भी उस एफिशिएंट कैटेगरी में आओ। तो बी अब 40 नहीं बनाएगा, 50 यूनिट बनाने की पूरी कोशिश करेगा। When payment is given according to the number of units produced, automatically the production will maximize। तो अब ये 50 की जगह ये 51 बनाने की कोशिश करेगा, ये भी 51 बनाने की कोशिश करेगा, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। The worker producing more than standard targets must be paid with a higher wage rate and those are producing less should be paid less। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे, क्लियर है। आगे उसमें डिफरेंशियल पीस वेज फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। टेलर भैया शातिर रहता है, भैया शातिर, चालाक, चाणक्य वाली बुद्धि लगाई उन्होंने, बढ़िया बुद्धि। और लास्ट जो टॉपिक बचता है दैट इज मेंटल रिवोल्यूशन। ये क्या बात की थी हमने, ईगो क्लैश को लेके। किसको लेके गया था बेटा, ईगो क्लैश। ईगो क्लैश किस में हो रहा है, टॉप मैनेजमेंट और वर्कर्स में। वर्कर को क्या लगता है कि भैया हम अंडरपेड हैं और क्या हो रहा है, अंडरपेड है और ओवरबर्डन्ड है। यहां टॉप मैनेजमेंट लग रहा है कि वर्कर्स जो है आर गुड फॉर नथिंग, ये कोई काम के नहीं है, सारी मातापुरी हम कर रहे हैं, जबरदस्ती इनको पैसा दे रहे हैं, फ्री में खिला रहे हैं इनको। यहां हो गया ईगो क्लैश, दोनों लड़ेंगे। नुकसान किसको होगा, ऑर्गेनाइजेशन को। वर्कर सोच रहे हैं दूसरी नौकरी मिल जाएगी, भाई सोच रहा अपना दूसरे मिल जाएंगे, जॉब दूसरे करने वाले मिल जाएंगे, इसको दूसरी नौकरी मिले नहीं मिले, इसको दूसरे बंदे मिले नहीं मिले, नुकसान तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हो गया। तो यहाँ क्या चाहिए, मेंटल रिवोल्यूशन, दैट इज यूनिटी। कोई ये नहीं सोचे कि हम बड़े हैं, सब सोचे कि हम साथ में काम करेंगे। जैसे कि अपन ने पढ़ा था एस्पिरिट डी क्रॉप्स में, आई हटा दीजिए, वी लगा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। साथ मिलके करेंगे, हम करेंगे, साथ में करेंगे। स्टैंड बाय रहना चाहिए। मैनेजमेंट में जब तक काम करे जब तक वर्कर काम कर रहा है। कोई कमिटमेंट है तो वर्कर पूरी करे तो मैनेजमेंट भी पूरी करे। डिसिप्लिन मेंटेन रहे तो उससे क्या होगा, मेंटल रिवोल्यूशन का फायदा किसको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलेगा। तो ये है हमारा साइंटिफिक टेक्निक मैनेजमेंट। होपफुली शानदार क्लास समझ में आ गया होगा। चौरस से साहब मिस्टर एक्स भी जल्दी जुड़ जाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।